हेलो दोस्तों, जय हिंद। अग्निवीर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने एक जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है, ठीक है ना। आज जो हमने पार्ट करना है वो पार्ट नंबर 6 करना है, ठीक है ना। पार्ट नंबर 6, जैसे कि आपको जो आगामी परीक्षाएं हैं, ठीक है ना, एसएससी जीडी, अग्निवीर, आईटीबीपी, बीएसएफ और कोस्ट गार्ड, जितनी भी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज है, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने, ठीक है ना। कौन सी नीति अपनाई गई थी उस नीति के बारे में बताना है। तो नीति कौन सी थी? लौ एवं रक्त की नीति। जर्मनी के एकीकरण के लिए लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने, ठीक है ना। और भारत में बिस्मार्क किनको बोला जाता है? भारत के बिस्मार्क के रूप में किनको जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपने याद रखना है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, इस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन है। चारों के चार वेद आपने, ठीक है ना, उनके नाम याद रखने हैं। जैसे कि कल वाली वीडियो में भी बताया गया था, जो भारतीय संगीत के जनक वो हैं कौन से वेद, किस वेद को माना जाता है? साम वेद को, ठीक है ना। जैसे सबसे प्राचीनतम वेद वो कौन सा वेद था? कल वाली वीडियो में बताया था, ऋग्वेद, ठीक है। साम वेद में, ठीक है ना, जो संगीत के सबसे पहले, ठीक है ना, डिफाइन किया गया था संगीत को, तो कौन से वेद में किया गया था? साम वेद में, ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध को जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? उपदेश दिया था जी सारनाथ में। सारनाथ जो जगह है वो है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। जो सारनाथ जगह है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जो सारनाथ जगह है वो कहाँ पर है? तो वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये भी आपने साथ ही साथ याद रखना है। और एक क्वेश्चन और है, जो कमल का सिंबल है, कमल का जो सिंबल है, ठीक है ना, वो कौन सी ऐसी घटना थी भगवान बुद्ध के जन्म से रिलेटेड जिससे वो कमल का जो सिंबल है वो जुड़ा हुआ है? तो कमल का सिंबल है जन्म से रिलेटेड। जन्म, जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, ठीक है ना, कमल, जन्म से, जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उससे रिलेटेड वो सिंबल है कमल का सिंबल। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्र गुप्त को। समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वैसे जो विश्व का नेपोलियन है वो दरअसल फ्रांस के सम्राट को बोला जाता था, ठीक है ना। विश्व का जो नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता था? फ्रांस का सम्राट था उनको जाना जाता था, ठीक है, नेपोलियन के नाम से। तो भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्र गुप्त। ये आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज। हड़प्पा, हड़प्पा जो नगर है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी थी भाई? रावी, ठीक है। रावी आपने याद रखना है। रावी जो रिवर है उस नदी के किनारे कौन सा नगर था? हड़प्पा नगर। नगर किसने खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब? 1921। याद रखना आपने, 1921 में खोज की थी हड़प्पा की। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। चल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इटली में। इटली का एक नगर है फ्लोरेंस। फ्लोरेंस, ठीक है, इटली का एक नगर है फ्लोरेंस, वहां से नव जागरण की शुरुआत हुई थी। और साथ ही साथ क्वेश्चन है, भारत में नव जागरण के पिता किन को बोला जाता है? तो किन को बोला जाता है? राजा राम, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, मोहन राय। तो ये भी आपने याद रखना है। राजा राम मोहन राय को भारत में, ठीक है ना, नव जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था? वेरी इजी क्वेश्चन है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस।
सुभाष चंद्र बोस। साथ ही साथ दो नारे और याद रखने हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो नारा है जय हिंद का, जय हिंद, ठीक है ना। जो जय हिंद का नारा है वो भी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। और साथ ही दिल्ली चलो, ठीक है ना, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो जो नारा है वो भी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम जो त्योहार है वो फसल की कटाई की खुशी में, ठीक है ना, उसकी फसल की कटाई के उसके बाद में मनाया जाता है, यानी कि खुशी के रूप में। तो कहां पे मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है, केरल। ओणम जो त्योहार है, ठीक है, वो केरल में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में क्या था, दो जो अपना शहर थे जापान के, जापान जापान के दो शहर थे, कौन से थे? हिरोशिमा और नागासाकी। इसके जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, इन दो शहरों पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। साथ ही साथ आपने तारीख भी याद रखनी है। तारीख कौन सी थी? एक थी 6 अगस्त हिरोशिमा वाले की, और इसकी थी 9 अगस्त किसकी? नागासाकी वाले की, ठीक है। और साथ ही क्वेश्चन एक और आता है कि जो पहले जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम पूछा जाता है। पहले हिरोशिमा पे गिराया गया था तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था जी लिटिल बॉय, लिटिल बॉय के नाम से वो परमाणु जो बम का नाम था लिटिल बॉय के नाम से। अगर नागासाकी में बात करें तो नागासाकी वाले परमाणु बम का नाम क्या था? उसका नाम था फैट मैन, ठीक है, फैट मैन। ये दो क्वेश्चन भी आपने याद रखने हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है ना, तो इस नंबर पर अपना नाम और शहर लिखकर हमें मैसेज करें तो आपको, ठीक है ना, कोई भी अगर पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवानी है तो वो करवा दी जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही अगर डेली क्विज आपको लगानी है तो हमारा, ठीक है, इंस्टाग्राम पर ये चैनल, ठीक है, इसको फॉलो करें, ठीक है, अग्निवीर एकेडमी लाडू के नाम से। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया था? स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा कौन सी, ठीक है ना, अपना कौन सी क्रांति में दिया गया था? फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति में ये नारा दिया गया था। और साथ ही साथ जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी जी 1789, ठीक है ना, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सैयद वंश के संस्थापक थे? सैयद वंश वेरी इंपॉर्टेंट वंश था जो कि दिल्ली सल्तनत का चौथा, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट वंश, ठीक है, माना जाता है सैयद वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? खिज्जर खां। खिज्जर खां सैयद वंश के संस्थापक थे। ये जो वंश है ये तुगलक वंश को खत्म करने के बाद आया था, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। भी तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो सैयद वंश आया था जिसके संस्थापक हैं खिज्जर खां, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र शहर को किस शासक ने बसाया था? तो वेरी इजी क्वेश्चन है। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, उदयन। उदयन जो कि हर्यंक वंश के राजा थे, उदयन जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है, उदयन। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना करने के बाद पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। जो उदयन था वो अजात शत्रु का बेटा था, ये भी याद रखना है आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी? इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली आपने याद रखनी है। इक्ता प्रणाली किसने लागू की थी? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। जो इल्तुतमिश था वो कौन से वंश का राजा था? तो वो गुलाम वंश, गुलाम वंश, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अगर इसको, ठीक है ना, इसको इसकी समाप्ति किसने की थी? इसकी जो समाप्ति की थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन
दीन खिलजी ने, ये भी आपने याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? सबसे पहले सोने की जो, ठीक है ना, जो सिक्के जारी किसने किए थे सोने के सिक्के? तो सोने के सिक्के किए थे जी कनिष्क ने। कनिष्क जो कि कुषाण वंश के राजा थे, कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो शक संवत है, हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत, उसका नाम है जी शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर, वो किसने, ठीक है ना, वो जो क्या नाम किसने बनाया था शक संवत? शक संवत जो कनिष्क ने, जो कनिष्क जो राजा थे कुषाण वंश के, उन्होंने जारी किया था जो शक संवत हमारा कैलेंडर है। कौन सी ईस्वी में? 78 एडी में, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। 78 ईस्वी में शक संवत की जो, ठीक है ना, शुरुआत या जारी किया था किसने किया था? कनिष्क ने, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। 15वां क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मध्यकालीन भारत की शुरुआत यहीं से होती है। कब किया था? 712 में। कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। कहां किया था भाई? सिंध पे, सिंध, बलूचिस्तान की तरफ सिंध पे, जहां का राजा कौन था? दाहिर। उस टाइम जो राजा था उसका नाम क्या था? दाहिर, दाहिर, ठीक है, दाहिर जो राजा था उस टाइम सिंध का, ठीक है ना, और दाहिर जो राजा है वो हार जाता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? यानी जब मौर्य वंश खत्म हो गया था तो कौन सा वंश आता है? तो वंश कौन सा आता है? सुंग वंश। आंसर क्या रहेगा? सुंग वंश, ठीक है ना, सुंग वंश। और साथ ही साथ जो मौर्य वंश के जो लास्ट राजा यानी अंतिम राजा, अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ, बृहद्रथ, ये भी आपने याद रखना है। बृहद्रथ जो लास्ट राजा माने जाते हैं मौर्य वंश के, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, खानवा के युद्ध में बाबर ने, ठीक है ना, खानवा के युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? दरअसल बाबर और राणा सांगा के बीच में। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, जैसे कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? बाबर ने किसके साथ लड़ा था? ठीक है ना, खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो राणा सांगा के साथ में लड़ा था, राणा सांगा। और राणा सांगा इस युद्ध में हार जाते हैं और बाबर इस युद्ध में जीत जाते हैं। जो कि युद्ध कब हुआ था? ये भी साथ ही साथ कब हुआ था भाई? 1527 में। ये भी आपने याद रखना है, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। साथ ही साथ जो खानवा जंगें हैं वो कहां पर है? खानवा जो जंगें हैं वो कहां पर है? वो है जी राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान। खानवा जो जंगें हैं वो कहाँ है? राजस्थान में। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? जब ये दिल्ली पर आक्रमण करता है, ठीक है ना, उसी को करनाल का युद्ध भी बोला जाता है। करनाल का युद्ध, जब इसने आक्रमण किया था दिल्ली पर, उसी को करनाल का युद्ध भी बोला जाता है। तो करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। जब ईरान जो, ठीक है ना, नादिर शाह था, जब उसने अटैक किया था, उस टाइम जो मुगल वंश चल रहा था, ठीक है ना, उसका जो राजा था उस टाइम वो कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है ना, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला उस टाइम राजा था मुगल वंश का। जब दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था? नादिर शाह ने। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो मोहम्मद शाह रंगीला है वो, ठीक है ना, हार जाते हैं। वैसे तो जो युद्ध किया था नादिर शाह ने वो धोखे के साथ किया था, ठीक है, और मोहम्मद शाह रंगीला इस युद्ध में हार जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि, लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान करने वाला। तो किसको उपाधि किसको दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं।
या फिर दिल्ली सल्तनत के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, गुलाम वंश की, गुलाम वंश। इनकी मृत्यु पर भी क्वेश्चन आता है, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये चौगान खेल रहे थे, घोड़े से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है जी, नील दर्पण के लेखक कौन थे? बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेखक पूछे जा रहे हैं। तो नील दर्पण के जो लेखक थे वो कौन थे? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र जो कि नील दर्पण के लेखक हैं। ठीक है, यहां पर हमारी जो सीरीज है 6th वो कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बीच में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।